नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूती से जोड़ती दिखाई दे रही है। G23 का नेतृत्व करने वाले बड़े नेता राहुल गांधी के साथ में पदयात्रा करते दिखाई दिए। बताएंगे दोस्तों कौन है ये नेता। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अपनी खोई हुई जमीन को वापस ले रही है और यहाँ तक की बड़े बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर राज्य में भाजपा को सबसे तगड़ा चैलेंज दे रही है। दोस्तों बताएंगे कौन से बड़े वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ में राहुल गांधी की उम्र पर बीजेपी ने उठाए सवाल, तो अमित शाह पर फंस गई बीजेपी, नहीं दे पा रही है जवाब दोस्तों। इसी के साथ में शिंदे गुट की क्या गिरेगी सरकार, विधायकों ने अल्टीमेटम देकर राज्य के अंदर बीजेपी को बुरी तरीके से पसोपेश में डाल दिया है। दोस्तों वहीं आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के बढ़ते प्रभाव के बाद भाजपा के मंत्री लगाने लगे बलात्कार के दोषी डेरा प्रमुख के चक्कर, मांगने लगे आशीर्वाद। दोस्तों बताएंगे पूरी अपडेट। इसी के साथ में तेलंगाना में विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार गिराने के मामले पर ऑडियो जारी किया गया है। दोस्तों इसमें बीजेपी के नेता का नाम लेने के बाद जोरदार तरीके से हड़कंप मचता दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बताएंगे आदमपुर उपचुनाव के मद्देनजर कई सारे और नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया कांग्रेस पार्टी ने। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार एकजुट हो रही है और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के अंदर इस बार चुनावी नतीजे चौंकाने वाले आएंगे और जनता इस बार परिवर्तन की राह देख रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव खत्म होते ही पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी के तेवर बदल गए हैं। तेलंगाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि 6:10 से ही इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी केसी वेणुगोपाल और पार्टी के तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी के साथ साथ कई और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता शामिल हुए। दोस्तों आपको बता दें कि अभी यह यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में एंटर करने वाली है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी में अब रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों जब से कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है तब से गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी काफी एग्रेसिव दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सबसे पहले अशोक गहलोत की कई सारी रैलियां लगवाने के बाद पार्टी ने 5 अलग अलग दिशाओं से यात्राएं निकालने का भी बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों उसके बाद अब गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला बीते दिन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि महेंद्र सिंह से जब सवाल पूछा गया कि क्या शंकर सिंह वाघेला भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो उनका फैसला होगा, अभी उन्होंने तय नहीं किया है। महेंद्र सिंह वाघेला ने कहा कि शंकर सिंह वाघेला का आशीर्वाद मुझ पर है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह वाघेला कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं और इससे पहले 2018 तक बीजेपी में रहे थे। दोस्तों कांग्रेस छोड़ने के बाद और बाद में इस्तीफा देकर सामाजिक कार्य किया करते थे और अब वापस से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, जिसके बाद बनासकांठा रीजन के अंदर कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा ताकत मिल सकती है। एक और बड़ी खबर की माने तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा साहब अम्बेडकर का एक बयान शेयर करते हुए ट्विटर पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीर जारी की है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने धर्म और राजनीति में भक्ति का अंतर बताया है। उन्होंने कहा कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में अगर भक्ति होगी तो नायक व्यक्ति पूजन होगा और अंततः तानाशाही एक निश्चित मार्ग होगा। आपको बता दें कि अम्बेडकर के इसी बयान को उन्होंने ट्वीट किया, जिस पर लोग अपना रिस्पांस दे रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी की उम्र को लेकर बीजेपी के लोगों ने सवाल खड़ा किया था। बीजेपी के नेता ऋषि बागरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें कहा कि यूथ आइकन राहुल गांधी और अमित शाह की उम्र में मात्र 5 साल का अंतर है। इसके बाद ऋषि बागर के ट्वीट पर लोगों ने अपनी अपनी बातें कही है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को निशाने पर लेते हुए लोगों ने कहा कि अमित शाह और राहुल गांधी के उम्र में अंतर मात्र 5 साल का है, लेकिन आप लोग अमित शाह और राहुल गांधी का फिटनेस देखिए, तब आपको पता चलेगा कौन कितना फिट है। और इस तरीके से दोस्तों और भी बयान दिए गए हैं। आपको बता दें कि कुल मिलाकर इसी तरीके के बयान के बाद बीजेपी के लोग अपनी तरीके से भी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर चुके हैं। और एक और बड़ी खबर की माने तो गुजरात के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई सारी रैलियां कर रहे हैं, धुएंधार रैलियां चल रही है उनकी। गुजरात के गरबदा के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया दोस्तों, और इस दौरान राज्य के अंदर पार्टी के कैंपेन की शुरुआत कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के विधायक गनीबेन ठाकुर ने चुनाव से पहले 55 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि लंपी डिजीज के कारण हजारों की संख्या में गायों की मौत हो गई थी, जिसको मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी की विधायक गनीबेन ठाकुर ने राज्य के अंदर 55 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता के लोग भी जुट गए और सबने मिलकर भाजपा सरकार की पोल खोली है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो महाराष्ट्र के अंदर शिंदे सरकार में राजनीतिक भूचाल मचने वाला है। दोस्तों समर्थन दे रहे विधायकों ने अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ऐसे 2 सबसे विवादित विधायक जिनका शिंदे फडणवीस सरकार को समर्थन है, वही अब इस सरकार को गिराने की कवायद में लगे हुए हैं। शिंदे सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक रवि राणा और प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता के बीच में वाक युद्ध देखने को मिल रहा है। शिंदे सरकार पर तलवार की तरह दोनों लटके हुए हैं। आपको बता दें कि बच्चू काडू ने आरोप लगाया कि रवि राणा एकनाथ शिंदे से 50 करोड़ रुपए लेकर पाला बदल चुके हैं। काडू ने चेतावनी दी है कि
क्योंकि शिंदे सरकार में कोई महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए ऐसे 8 विधायक को लेकर सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे जिनकी अनदेखी शिंदे सरकार कर रही है। आपको बता दें कि काडू के आरोप का जवाब देते हुए रवि राणा ने आरोप लगाया है कि काडू ने भी महाविकास अघाड़ी सरकार के समर्थन वापस लेकर असम पहुंचने के लिए 50 करोड़ रुपए लिए थे। दरअसल दोस्तों रवि राणा जो विधायक है और सांसद नवनीत राणा के पति है, उन्होंने भी कई सारे आरोप लगाए हैं। अब दोनों नेताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप जारी है दोस्तों, एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, सरकार गिराने की बातें कर रहे हैं और 50-50 करोड़ रुपए लेकर सरकार में शामिल होने की बातें कर रहे हैं, समर्थन देने की बातें कर रहे हैं, जो खुले तौर पर कही जा रही है। और अगर इसी तरीके का बयान कोई विपक्ष की सरकार का नेता दे देता दोस्तों, तो अब तक ईडी और सीबीआई की तरफ से समन भेजा गया होता, लेकिन इस मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इलॉन मस्क को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आपने ट्विटर को खरीद लिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप उम्मीद लेकर आए हैं, हमें आपसे उम्मीद है कि आप ट्विटर के अंदर हेट स्पीच देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और फैक्ट चेक को और ज्यादा रोबस्ट बनाएंगे ताकि फेक न्यूज फैलाने से लोगों को रोका जा सके। आपको बता दें कि ट्विटर जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है उसे एलॉन मस्क ने खरीद लिया है दोस्तों, जिसके बाद अब इस तरीके की मांग की जा रही है। एक और बड़ी खबर की माने तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में राज्य के अंदर सरकार बनाने को लेकर लगातार दमखम दिखा रही है और उसके बाद दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शायद लग रहा है कि उनका चुनाव फंस गया है, इसीलिए बीजेपी के मंत्री से लेकर छोटे नेता ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो अब न्यूज बनता जा रहा है। आपको बता दें कि बलात्कार और हत्या का दोषी राम रहीम जब पैरोल से बाहर आया तो उसने सत्संग ऑर्गेनाइज किया जिसमें बीजेपी के हरियाणा के कई लोग शामिल हुए। उसके बाद दोस्तों अब हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने राम रहीम के सत्संग में शामिल होकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, तो लोगों को उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री तेलंगाना और बिहार में जाकर विपक्षी नेताओं के तांत्रिकों के पास जाकर जादू टोना कराने का आरोप लगाते हैं, तो अब जाकर अपने नेताओं के बारे में भी 2 शब्द कहेंगे। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। क्या ये डर है कांग्रेस पार्टी का जो इस तरीके के बाबाओं के दरबार पर भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के मंत्री तक को जाना पड़ रहा है और आशीर्वाद ऐसे बाबा से लेने की जरूरत पड़ रही है? आप लोग इस पर क्या कुछ कहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर ये है कि आज से 1 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में जाकर गला फाड़ फाड़ के राज्य में परिवर्तन की बड़ी बड़ी बात करने वाले अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश से गायब हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अब केवल गुजरात पर फोकस कर रहे हैं। 3 दिवसीय चुनावी अभियान में हिस्सा लेने के लिए गुजरात चले गए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में चुनाव का ऐलान हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर 12 तारीख को वोट भी डाले जाएंगे और इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के लोग खासकर अरविंद केजरीवाल प्रचार करने नहीं आ रहे। यानी जिस हिमाचल प्रदेश में 5 साल मांग रहे थे, अब उनको समझ में आ गया है कि जनता हिमाचल प्रदेश में ट्राई नहीं करती बल्कि परिवर्तन करती है और शायद इसीलिए गुजरात की ओर चले गए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम 25 जुलाई को केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वर्चुअल रैली की थी। इसके बाद से वो नजर नहीं आए हैं। खास बात यह है कि पार्टी काफी पहले समय से ही राज्य में सक्रिय थी, लेकिन अब रफ्तार धीमी हो गई है। आप लोग इस पर जरूर अपनी टिप्पणी कीजिएगा दोस्तों। एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि तेलंगाना के अंदर विधानसभा के एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों पर विधायकों को तोड़ने और महाराष्ट्र की तरह सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगा है दोस्तों। और इस बीच एक नया खुलासा हुआ है। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में शुक्रवार को मुख्य आरोपी और टीआरएस के एक विधायक के बीच में टेलीफोन की बातचीत का ऑडियो सामने आया है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा उर्फ स्वामी जी और विधायक पायलट रोहित रेड्डी के बीच में कथित बातचीत का ऑडियो लीक किया है। इस मामले में साइबराबाद पुलिस ने 3 कथित बीजेपी एजेंटों को गिरफ्तार किया है। 3 अन्य विधायकों को खरीदने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। विधायकों को खरीदने के बारे में सौदे में टेलीफोन पर बातचीत के दौरान बीजेपी के महासचिव BL संतोष का नाम और नंबर 2 का नाम सामने आ रहा है। बातचीत जिसमें दूसरा आरोपी नंद कुमार उर्फ नंदू भी शामिल था। ये बातचीत बुधवार को हैदराबाद के पास एक फार्म हाउस पर टीआरएस के 4 विधायकों से मिलने से पहले की गई थी। बातचीत के दौरान स्वामी जी रोहित रेड्डी से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि एक बार बुलबुल तैयार हो जाने के बाद संतोष इसे अंतिम रूप देने के लिए हैदराबाद आ सकते हैं। स्वामी जी ने रोहित को ये बताया कि संतोष नंबर 2 के साथ अहमदाबाद में गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये नंबर 2 कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और तेलंगाना के अंदर विधायकों के खरीद फरोख्त के इस मामले पर जबरदस्त तरीके से राजनीति देखने को मिल रही है। बीजेपी जहां पर इसे पूरे मामले को फ्रॉड बता रही है, तो दूसरी ओर टीआरएस पार्टी काफी एग्रेसिव नजर आ रही है और इस मामले पर जांच करते हुए पुलिस से कार्रवाई की अपील कर रही है। साथ साथ आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर है कि बीजेपी के नेताओं को अब मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र से काफी तकलीफ हो गई है दोस्तों। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नियुक्ति के बाद बीजेपी को परिवारवाद से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उनके 80 साल के हो जाने से दिक्कत हो गई है। बीजेपी के लोग उनके उम्र को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी और मीडिया के लोगों को समझना चाहिए कि वो 80 साल के बेशक हो, लेकिन चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, उनमें मानसिक रूप से कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि 80 साल के नौजवान है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। एक और बड़ी खबर दोस्तों ये है कि बीजेपी के कई सारे नेता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जा रहे हैं, खासकर
तेलंगाना के चुनाव को रुकवाने के लिए आपको बता दें कि 26 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान जो बीजेपी के नेता हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गए थे। उसके बाद एन रामचंद्र राव इलेक्शन कमीशन 27 तारीख को गए थे। उसके बाद 27 तारीख को तरुण चुग जो बीजेपी के नेता हैं वो भी गए थे इलेक्शन को रुकवाने के लिए, और राजीव चंद्रशेखर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गए थे तेलंगाना के चुनाव के मद्देनजर। तो इसी पर केसीआर के नेताओं ने कहा कि चुनाव रुकवाने के लिए ये लोग बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जा रहे हैं, लेकिन चुनाव इस बार नहीं रुकेगा। चुनाव में टीआरएस पार्टी की जीत तय है और इसीलिए बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को भिवानी के अंदर बीजेपी के सांसद धर्मवीर की पत्नी के भाई राज सिंह को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई है। इस दौरान उनके बेटे ने भी पार्टी ज्वाइन की है। दोस्तों दरअसल इनेलो के ये लोग वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं और कांग्रेस पार्टी आदमपुर उपचुनाव के मद्देनजर काफी सारी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि राज्य के अंदर भाजपा और कांग्रेस दो ही मात्र विकल्प जनता के बीच में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनेलो पार्टी और जननायक जनता पार्टी की स्थिति काफी कमजोर है और इसी का फायदा उठाकर कांग्रेस पार्टी राज्य में भाजपा के सामने बड़ा विकल्प खड़ा करने की तैयारी में जुट गई है। एक और बड़ी अपडेट यह है दोस्तों कि शिवसेना की जब से सरकार गई है, यानी उद्धव ठाकरे सरकार जब से महाराष्ट्र से गई है, तब से महाराष्ट्र को भारी नुकसान हो गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माता कंपनी वेदांत फॉक्सकॉन एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता था, जो लाखों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। दोस्तों पहले महाराष्ट्र में लगाने की बातचीत चल रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार बदली उसके बाद इस प्रोजेक्ट को गुजरात में लगा दिया गया, जिसके कारण भारी नुकसान हो गया महाराष्ट्र की जनता को। जिन्हें रोजगार मिलता, इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट करती, वो सब नहीं हो पाया दोस्तों। और गुजरात के अंदर प्लांट लगा है, ये एक बड़ा मुद्दा बना था और इस पर कई सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे थे। और अब एक और बड़ा अपडेट महाराष्ट्र से ही सामने आया, जहां पर दोस्तों गुजरात में 22,000 करोड़ की हवाई जहाज निर्माण इकाई स्थापित करने को लेकर फैसला लिया गया है। यानी जो पहले मुंबई या फिर महाराष्ट्र में लगाने की बातचीत चल रही थी, उस डील को अब गुजरात पहुंचा दिया गया है। ये भी एक बड़ा राजनीति का मुद्दा बन गया है। आपको बता दें कि अरविंद सावंत ने कहा कि डील मिलने के बाद अब हास्यास्पद और हल्के बहाने बनाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि महाराष्ट्र को एक बड़ी परियोजना दी जाएगी, हमें गुजरात से कोई शिकायत नहीं है, हम चाहते हैं कि उसका भी विकास हो, लेकिन क्या देश में कोई दूसरा राज्य नहीं है। वहीं पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि गुजरात के लिए हवाई जहाज इकाई सौदे पर केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में हस्ताक्षर कर दिए थे, जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही थी, और उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार पर ही आरोप लगाया है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट की माने तो राजकोट शहर के अंदर जिला सीट के लिए बीजेपी के नेताओं में आपस में बातचीत चल रही है, और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम राजकोट पश्चिम सीट के दावेदारों की सूची में नहीं है, जिसको लेकर समर्थक विजय रूपाणी के नाम को आगे रखने की बात कर रहे हैं। राजकोट शहर की 4 सीटों पर हो रही प्रक्रिया में भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। जिला भाजपा के मंत्री के पति की गांव व शहर के बीजेपी नेताओं के साथ जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है दोस्तों। राजकोट सीट पर उम्मीदवारों के कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ये घमासान और ज्यादा आगे बढ़ता दिखाई देगा। साथ साथ सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को विवादित बयान देने के मामले पर 3 साल की सजा दी गई थी, और अचानक से अब ये फैसला लिया गया है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द की जा रही है दोस्तों। यानी विधानसभा के मेंबर नहीं होंगे, उनको रामपुर विधानसभा सीट से जनता ने इस बार मौका दिया था 2022 के चुनाव में, और एक बार फिर से उनको वापस चुनाव लड़ना पड़ेगा। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट ये है कि आसनसोल में लगे शत्रुघ्न सिन्हा के लापता होने के पोस्टर बीजेपी ने निशाना साधा है। पिछले साल आसनसोल में हुए चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़े अंतर से चुनाव जीत लिया था टीएमसी की टिकट पर, लेकिन उसके बाद से माना जा रहा है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं है और बीजेपी से ही जुड़े हुए लोगों ने इस तरीके के बैनर पोस्टर लगाए होंगे। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के अंदर बीजेपी के सांसद ने एक अफसर को फटकार लगाते हुए कहा कि ये केमिकल तेरे ऊपर डाल दूं क्या, इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। और यहाँ तक कि कुछ अमर्यादित शब्द भी इस्तेमाल किए गए, जिसके बाद आसपास में मौजूद लोकल लोग सामने आए और सांसद से पूछने लगे कि यमुना सफाई की बात आप कर रहे हैं, हमने तो आपको पहली बार यहाँ देखा है, जिसका जवाब सांसद नहीं दे पाए दोस्तों। और जमकर बहस देखने को मिली है और स्थानीय लोगों ने सांसद को जमकर बहस में हराया है और बीजेपी के लोग चुपचाप सुनते नजर आए। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जिसमें कांग्रेस पार्टी आला कमान ने गुजरात में लगाया खेमा। 31 अक्टूबर से शुरू होने वाली कांग्रेस पार्टी की प्रवीण यात्रा 175 सीटों पर करेगी प्रचार अभियान को पूरा, और राज्य के अंदर जगह जगह रैली रोड शो इस यात्रा के पूरा होने के साथ किए जाएंगे। यानी जिस जिस जिले के अंदर यात्रा पूरी होगी वहाँ पर कांग्रेस पार्टी बड़े रैली आयोजित कर सकती है। पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में 5 नवंबर को सुंदरनगर सोलान और 9 नवंबर को सुजानपुर में प्रधानमंत्री मोदी के रैली होने वाला है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी ने प्रेम सिंह को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रेम सिंह ड्रैग को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। प्रेम पर आरोप है कि वो लंबे समय से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। 6 साल के लिए सस्पेंड करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं पर संबित पात्रा समेत दूसरे दलों के कई नेताओं के खिलाफ PIL दाखिल की गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, इकबाल सिंह लालपुरा और आम आदमी पार्टी के जैस्मीन शाह और कांग्रेस पार्टी के चंद्रभान सिंह के
खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से यह भी पूछा है कि क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जो राजनेता ऐसे पदों पर रहने से रोकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में कई सरकारी पदों पर लोक सेवक के रूप में राजनीतिक दलों के लोगों को बिठाए जाने का मुद्दा उठाया गया है। दोस्तों, इस मामले पर अब कोर्ट सुनवाई करने वाली है। और एक और बड़ी खबर की माने तो सांसद निरहुआ ने अखिलेश यादव को लेकर जो संगीन टिप्पणी की थी, यादव समुदाय के लोग इस बार काफी ज्यादा भड़क गए हैं और उनको अपने निशाने पर ले रहे हैं। इसी के साथ में जेवर एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों का प्रदर्शन यमुना अथॉरिटी के बाहर परिवार संघ धरना देने पहुंचे हैं। किसानों का कहना है कि वहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, इसलिए जिस गांव से उनको हटाया गया है उसके जगह उनके बनाए गए दूसरे गांव में उनको स्थापित किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को आखिरकार लेटर हेड पर लिखकर नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की मांग की है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था और कहा था कि गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर अगर हम नोटों पर छाप देंगे तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, जिसके बाद जमकर आलोचना की गई थी। दोस्तों, अब आम आदमी पार्टी के लेटर हेड पर अब ये प्रधानमंत्री को लेटर लिखा गया है। दोस्तों, देखते हैं अरविंद केजरीवाल के इस स्टैंड पर बीजेपी क्या रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि गुजरात के चुनाव के मद्देनजर इस तरीके की चीजें की जा रही है, एक दूसरे को पीछा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी नेता बताने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी के सामने चुनौतियों का पहाड़, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही बागी बने हैं। दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को इस तरीके से बागियों का सामना करना पड़ेगा, बीजेपी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों, गणेश लक्ष्मी वाले फोटो छापने की मांग को लेकर अब आरजेडी की तरफ से भी मांग उठाई गई है कि लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर का फोटो नोटों पर छापा जाना चाहिए। और इस तरीके के लगातार सजेशन सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक IITian होते हुए बयान दे दिया है, तो इसके बाद अब जानते ही हैं कि देश में किस किस लेवल के लोग हैं और अपने बयान वो लोग दे ही रहे हैं। एक और बड़ी खबर की माने तो देश में पुलिस यूनिफॉर्म एक होनी चाहिए, गृह मंत्रियों को पीएम मोदी ने सुझाव दिया है। आपको बता दें कि इस तरीके का सुझाव दोस्तों आप लोग क्या सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं? क्या सारे राज्य के अंदर एक ही तरीके की पुलिस की ड्रेस होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि हर राज्य के अंदर अलग तरीके का क्लाइमेट है? आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो डीएमके के एक नेता के द्वारा बीजेपी के महिला नेताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इसको लेकर डीएमके की सांसद कनिमोझी ने माफी मांगी है। कनिमोझी ने कहा कि मैं एक महिला और इंसान होने के नाते माफी मांगती हूँ। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जो कुछ भी कहा गया है, मैं एक महिला और इंसान होने के नाते आपसे माफी मांगती हूँ। ऐसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई हो, किसी भी पार्टी का हो। मैं इसके लिए खुले तौर पर माफी मांगती हूँ, क्योंकि मेरे नेता MK स्टालिन और मेरी पार्टी डीएमके इसकी निंदा करती है। इसके साथ में दोस्तों, गुजरात के विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। बीजेपी फिलहाल उम्मीदवारों के चयन को लेकर विश्लेषण की स्थिति में फंसी हुई है, तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता हार्दिक पटेल ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि मेरी इच्छा वीरम गांव से चुनाव लड़ने की है। मैंने पूरे भारत को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। मैं भी एक महान नेता बन गया हूँ। अब मैं अपने गांव की पहचान बनना चाहता हूँ। अब मुझे अपनी जन्मभूमि का कर्ज चुकाना है। कुल मिलाकर दोस्तों, बीजेपी के नेता हार्दिक पटेल इस तरीके का बयान दे रहे हैं। शायद उन्हें बीजेपी से टिकट की उम्मीद है। क्या आप मानते हैं कि भाजपा टिकट देगी या फिर हार्दिक पटेल को लास्ट में आकर धोखा देगी? आप लोग को क्या कुछ लगता है दोस्तों? आपका क्या एनालिसिस है लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर यूपी निकाय चुनाव को लेकर सपा ने बड़ी तैयारी की। जितने भी उनके संगठन भंग किए गए थे उन सभी को वापस लाया जाएगा। चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने फैसला लिया है। साथ साथ राजस्थान के अंदर निकाय पंचायतों के उपचुनावों की घोषणा की गई है। 35 सरपंचों और 14 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होंगे। दोस्तों, वोटिंग 25 नवंबर को कराई जाएगी। वहीं पर बिहार के अंदर 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, गोपालगंज और मोकामा, जिस पर बीजेपी के नेता संजय जायसवाल ने बयान दिया है कि उपचुनाव में एनडीए का प्रचार करेंगे चिराग पासवान। 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले, तो उससे पहले ही प्रचार करते दिखाई देंगे। देखते हैं किस तरीके से प्रचार करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। वहीं पर अमित शाह के सामने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने समय से ज्यादा बोलना जारी रखा, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपके 5 मिनट खत्म हो गए हैं। 3-4 बार उनको टोकना पड़ा है दोस्तों, जिसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री ने बोलना बंद किया। तो इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिला दोस्तों। वहीं पर निकाय चुनाव से पहले यूपी में नई टीम का गठन करेगी कांग्रेस पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष और प्रियंका गांधी से मुलाकात में तय होगा फॉर्मूला। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले अपना प्रदेश का अध्यक्ष बदला था और अब पार्टी के पूरे संगठन को ही चेंज कराया जाएगा। इसके लिए प्रियंका गांधी से भी बातचीत की जा रही है। साथ साथ दोस्तों, आतंकी पर बैन लगाने में वैश्विक संस्थानों को और भी कोशिशें करनी चाहिए। कई मामलों में नाकामी हमें मिली है, इसके पीछे राजनीति आड़े आ जाती है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की आतंक को लेकर मुंबई में हुई बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने जमकर खड़ी खोटी सुनाई है दोस्तों। आतंकवादियों पर बैन लगाने के लिए कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रस्ताव आते हैं उन्हें गिराने की कोशिश की जाती है और कई बार गिराया जाता है। बैन लगाने के फैसले को रोक दिया जाता है। उनका सीधा निशाना चाइना की तरफ था दोस्तों, जो आए दिन भारत के द्वारा आतंक के मुद्दे उठाने के बाद उस मुद्दे पर वोट को पूरी तरीके से रोक देता है वीटो का इस्तेमाल करके। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक भाषण देते हुए कहा कि फेक न्यूज देश में बड़ा बवाल मचा सकती है। फेक न्यूज का फैक्ट चेक जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर आपकी क्या कुछ राय है लिखकर
का जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है और इसके बाद उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें चिड़िया को आजाद बताया है, यानी ट्विटर का लोगो है चिड़िया, जिसे उन्होंने कहा कि ये तो पिंजड़े से हमने बाहर कर दिया है, इसको आजाद कर दिया है। देखते हैं जो हेट स्पीच फैलाया जाता है ट्विटर जैसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर, क्या उस पर कोई कार्रवाई आगे की जाएगी या फिर जैसा अभी चल रहा है वैसे ही इग्नोर करने की कोशिश की जाएगी। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।